ओके, तो आज 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आपको बोला है फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको गिवन क्वांटिटीज में मास दिया है बॉडी का, और आपको मास दिया है 60 किलोग्राम, 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम बोला है, एंड उसमें एरर भी दिया है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। मास के मेजरमेंट में जो एरर आया होगा दैट इज 0.3 ग्राम। वेलोसिटी आपको दिया है 25.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में जो एरर है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यू हैव बीन गिवन दिस क्वांटिटीज, आपको इतना दिया है। मास में एरर, वेलोसिटी में एरर। आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से डिनोट करता हूँ। तो आपको फाइंड करना है डेल्टा के बाई के मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा के बाई के मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज एरर। देन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इज हाफ mv², ये पता होना चाहिए, राइट। उसके अलावा हमको क्या फॉर्मूला लगने वाला है, इसके अलावा हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसको आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स बोलते हो, उसका फॉर्मूला चाहिए होता है। मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ए है, और एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी है, और हम लोग एक नया क्वांटिटी बना रहे हैं z, विच इज a रेज टू p b रेज टू q, राइट। तो रिलेटिव एरर इन z, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, ये जो इंडेक्स होता है इसको आप एज इट इज लिखते हो, डेल्टा a बाई a, मतलब इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a प्लस q मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी b। तो ये फॉर्मूला हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से पता होना चाहिए, जो इस साल के लिए आपके सिलेबस में से हटा दिया था, राइट। तो मैंने इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इम्पोर्टेंट होता है, तो ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन, अब हमको के पता है 1/2 mv², तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब डेल्टा z बाई z, मतलब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे हाफ, कांस्टेंट होता है, उसमें एरर नहीं होता, और m रेज टू 1 है, राइट। तो मैं जब अप्लाई करूँगा डेल्टा z बाई z का फॉर्मूला, तो पावर में 1 है यहाँ पे, 1 डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा v बाई v, राइट। हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया यहाँ पे, दैट्स इट, हमने और कुछ नहीं किया है। मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ क्योंकि हमको परसेंटेज एरर पूछा है, राइट, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा के बाई के मल्टीप्लाइड बाय 100 हमको देगा डेल्टा m बाई m। अभी डेल्टा m आपको पता है 0.3 और 60, ओके, प्लस, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पहले 100 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो 0.3 अपॉन 60 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v, डेल्टा v भी दिया है आपको 0.1 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, नथिंग एल्स, ओके। तो ये आपको सॉल्व करना होगा, एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 0.3 बाई 60 आपको पता होना चाहिए, 3/60, तो सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू बेसिकली, वो आपको करना पड़ेगा।
तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को मास की वैल्यू, मास के मेजरमेंट में एरर की वैल्यू मतलब m डेल्टा m वेलोसिटी की वैल्यू, और वेलोसिटी में मेजरमेंट में एरर की वैल्यू डेल्टा v दिया हुआ है। तो m डेल्टा m v डेल्टा v दिया हुआ है। हमको बोला है काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा हमको पता होना चाहिए प्रोपोगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला, z इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q। अगर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा z बाई जेड क्या आएगा। तो इंडेक्स p को हम एसिड लिखेंगे डेल्टा a बाई ए, प्लस इंडेक्स q को हम लोग एसिड लिखेंगे डेल्टा q बाई डेल्टा b बाई बी। ये एज अ फॉर्मूला ही याद रखना है आपने। तो अब हमारे पास k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, तो डेल्टा k बाई के इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा गया है। हाफ कांस्टेंट, हाफ में ये हाफ कांस्टेंट है, राइट। जब कांस्टेंट है तो हम उसको मेजर नहीं करने वाले, तो इसमें एरर नहीं आता है। तो कभी भी याद रखना, जब आप एरर मेजरमेंट की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट नंबर को आप कंसीडर ही नहीं करते हो, ओनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरर। ये आपको पता होना चाहिए। तो m का पावर 1 मतलब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू 1 आ गई, कंपेयर किया तो फॉर्मूला से। तो 1 डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों किया है मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी इंटू 100, तो सिर्फ 100 आपने कॉमन निकाल लिया, डेल्टा m बाई एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी इंटू 100, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1.3% मिलना चाहिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। Now I'll give you time to note this thing. Okay, so let's move to next question now. ये भी easy है। In Ohm's experiment, the values of the unknown resistances were found to be 6.12, 6.09, 6.22, 6.15 ohm. Calculate the absolute error, relative error, and percentage error in these measurements. Right. तो हमको बेसिकली 4 रीडिंग दिए हैं। तो मेजरमेंट इन फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट मेजरमेंट आपने जो लिया है रेजिस्टेंस का 6.12, सेकेंड मेजरमेंट में 6.09, थर्ड मेजरमेंट में आपको दिया है 6.22, और फोर्थ टाइम जब आपने मेजर किया तो 6.15 ओहम ये आपको रीडिंग मिले हैं। आपको फाइंड करने के लिए बोला है एब्सोल्यूट एरर। तो वो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है कि क्या बोला है वो समझेगा हमको। तो हमको पहला फाइंड करना है, मैं मान लेता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है हमको, तो डेल्टा ए मीन बोला है, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा हमको बोला है फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपको पता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। यहाँ पे हमने सिर्फ ए की जगह पे आर से डिनोट किया है, मैं ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए आई विल यूज आर। तो यू शुड just remember formula. So first is delta r mean, relative error is delta r mean upon r mean। याद है ना रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी होगा, हम पहले ए से डिनोट कर रहे थे, अभी हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं उसी चीज को, दैट्स इट। ओके, अब परसेंटेज एरर बोला है। परसेंटेज एरर तो और भी इजी है। परसेंटेज एरर में आप क्या करते हो, सिर्फ रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ओके, तो लेट्स गो टू सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मूलाज हमको अभी अच्छे से याद है, हमको बहुत अच्छे से याद है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू होगा 6.12, मतलब मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है ऑलरेडी, चारों क्वांटिटीज का सम, चारों मेजरमेंट्स का सम डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको मिल जाएगा 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15। अब आपका जो दिमाग है वो कैलकुलेटर के साथ काम करना चाहिए। जब लिख रहे हो तभी आप लोगों को ये
क्वांटिटीज का एडिशन करते जाना है। कैसे? 0.12 प्लस 0.09 कितना होता है? 0.21। 0.21 प्लस 0.22 कितना होता है? 0.43। 0.43 प्लस 0.15 कितना होता है? 0.58। 6 प्लस 6 प्लस 6 4 टाइम्स कितना होता है? 24। 24.58 बाई 4। ये फटाफट से होना चाहिए। तो ये कैसे सॉल्व करोगे? अब बहुत इजी है, ये आपको फैक्टर्स करते आने चाहिए। ओके, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो 58/4 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 0.58/4 है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यू शुड नो दिस। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपका दिमाग फटाफट से ऐसे काम करना चाहिए, ये आपको पता होना ही चाहिए। राइट, ऑल राइट। तो आई होप you will be able to do it। 24.58/4, right? 6 point something, this is not a big deal। अगर आपको नहीं पता होगा तो I'll just tell you this, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स सिंपल। क्या आएगा ये? you should know how much 58/4। 58/4, you can put it in chat box, how much is this? Quick, I want to know from your side, how much is this value? Chat box, quick 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 quick, someone, because we don't have that much of time। someone, ये बहुत easy चीज़ें होती है and your brain should work like this now। quick quick, few more seconds। दो लोगों ने मैसेज किया है, let me see। good, 6.145 to be precise। 6.145 आंसर आएगा इसका। so you should be able to do this while writing down things। 6.145, okay, good। देन हमको बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर बोला है, पर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर लगने ही वाला है बेसिकली। ओके, तो अभी 4 क्वांटिटी है, तो चारों क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर होगा। तो डेल्टा R1 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ R1 इज R मीन माइनस R1। तो R मीन इज 6.145 माइनस 6.12, ये आपको करते आना चाहिए। Okay, then similarly delta R2 will be R mean minus R2, that is mod of 6.145 minus 6.09। these things are pretty simple। okay, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए करते हुए। delta R3 is R mean minus R3, that is 6.145 minus 6.22। और ये सारे मॉड वैल्यूज़ लिए हम लोगों ने, तो इसलिए बेसिकली सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव लिए जाएंगे। डेल्टा R4, दैट इज R मीन माइनस R4, 6.145 माइनस 6.15। तो लेट मी सी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, राइट? ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको खुद को फाइंड करती आनी चाहिए, राइट? तो यू शुड बी डूइंग दिस, डेल्टा R1, डेल्टा R2, R3 एंड R4। ओके, अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? अभी हमारे पास मीन वैल्यू थी और 4 मेजरमेंट्स थे, तो हमने हर एक मेजरमेंट को मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमको मिला एब्सोल्यूट एरर इन R1, एब्सोल्यूट एरर इन R2, R3 एंड R4। तो हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो मीन एब्सोल्यूट एरर that is delta R mean will be equal to average of absolute errors। तो हमारे पास क्योंकि 4 वैल्यू है, तो उन 4 वैल्यूज़ का हम लोगों को एवरेज लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर्स का। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे सब करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, तो ये आपको 0.04 मिलेगा, राइट? मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए आपको। तो कैलकुलेशंस मैं आपके लिए रख रहा हूँ, यू शुड बी डूइंग कैलकुलेशंस।
आपको कैलकुलेशंस करने चाहिए यहाँ पे। ओके, देन तो हमको बेसिकली डेल्टा आर मीन मिल गया था, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने ऑब्टेन कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था 0.04। और क्योंकि ये रेशो नहीं है तो यहाँ पे आप यूनिट लिखोगे, यूनिट लिखोगे 0.04 ओहम, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ओके, देन आपको बोला था नेक्स्ट थिंग आपको जो फाइंड करना था दैट वाज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन, तो दिस इज 0.04 डिवाइडेड बाय 6.145, क्योंकि हमने ऑब्टेन करके रखा है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, आपको कैलकुलेशन करना है। देन आपको परसेंटेज एरर निकालना था, तो परसेंटेज एरर में आप रिलेटिव एरर को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें ओहम्स लॉ आप पढ़ोगे आगे, ओहम्स लॉ, ओहम्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है पढ़ोगे आगे। हम लोग बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहे हैं और हमको 4 वैल्यूज़ मिली है रेजिस्टेंस की। ओके, 6.12, 6.09, 6.22, 6.15। हमको पूछा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको भी पता है। हम सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी पता होना चाहिए, और एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी मतलब डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4 निकालने के लिए मीन वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की। तो हमने पहले मीन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 4, R प्लस R4 बाई 4, तो मीन वैल्यू मिल गई 6.145। अभी हमने चारों क्वांटिटीज़ में एरर निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर। फिर इन चारों एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लिया, डेल्टा आर मीन, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 बाई 4। ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे। ओके, देन जस्ट बाय नोइंग फॉर्मूलाज हम लोगों ने रिलेटिव एरर निकाल लिया। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 0.065, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.0065 ऐसा कुछ आएगा वो, और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। An object is falling under gravitational force. Its velocity after traveling distance h is v if v depends upon acceleration g and distance h. Prove with dimension analysis that something which is not written here, यहाँ पे वो आपका जो बुक है वो थोड़ा सा नया बुक में प्रॉब्लम्स है, मिसप्रिंट्स है, that is equal to k under root of gh। अब चलो मिस प्रिंट का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये जो मिस प्रिंट है ना, हम इसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। कैसे? अपना प्रैक्टिस के लिए। अब वो बोल रहे थे कि आपको कुछ प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्रिंट ही नहीं हुआ है, करेक्ट। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस तो यूज़ कर सकते हैं ना। g इंटू एच, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मीटर पर सेकेंड में मेजर होगा, करेक्ट। और h मतलब डिस्टेंस, मतलब मीटर में, और इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट है, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट है, मतलब मीटर पर सेकंड है। ओके, मतलब वेलोसिटी है बेसिकली। तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव करना है कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो k इज इक्वल टू वो k इंटू रूट ऑफ जी एच आएगा। अब आपको याद होगा मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज़ बताया था, जिसमें हमने एक पेंडुलम का केस लिया था, राइट। मैं आपको वापस बता देता हूँ वो पेंडुलम के केस में हम लोगों ने क्या किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वेरी क्विकली। मैंने बताया था कि हमारे पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे आके रिलीज कर देता हूँ तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा और बी से वापस ए पे आएगा, तो उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। मतलब इस एक ऑसिलेशन के लिए ए टू बी, बी टू ए, इसके लिए जितना टाइम लगेगा हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आपको याद होगा कि हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया था,
राइट। हमको पता नहीं था कि इक्वेशन क्या है, हमको याद नहीं कि इक्वेशन क्या है, तो हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ये पेंडुलम के पास क्या क्या क्वांटिटीज़ है, एक तो लेंथ होगा, एक मास होगा, और ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए परफॉर्म कर रहा होगा। फिर हमने मान लिया था कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पर हमको ये नहीं पता कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है या फिर लेंथ रेज टू सम पावर है। तो हमने पावर ले लिए थे ए बी एंड सी, ऐसा हमने पावर लिया था, करेक्ट। फिर हमने इसको सॉल्व किया था फाइनली यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है टी और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज़ है एल, एम और जी, इसके डायमेंशंस को मैच करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, राइट। तो ये सब हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ही बना लिया था बेसिकली, ओके। तो वो आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो उसी मेथड से, राइट, उसी मेथड से आपको बेसिकली, जस्ट अ मिनट, there is something wrong here, just a minute. wait, ओके। तो उसी मेथड से हम लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। उन्होंने बोला है वेलोसिटी डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, तो हम लोग मान लेंगे लेट v इज प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करता है, g पे, g रेज टू सम पावर a, एंड वेलोसिटी डिपेंड करता है h पे, h रेज टू सम पावर b, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। देयरफॉर v इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू a h रेज टू b, ओके। देयरफॉर v is equal to some constant where k is constant of proportionality, g raised to a h raised to b. Using dimensional analysis, अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड पे जितने भी क्वांटिटीज है उसके डायमेंशंस, के कांस्टेंट है, राइट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है के, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है के, तो वहाँ पे उसके डायमेंशन नहीं लिखेंगे, जी रेज टू ए एच रेज टू बी। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस लिख लेंगे। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल रेज टू 1, टी रेज टू -1, ये आपको पता होना चाहिए। के तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है तो वी विल नॉट कंसिडर इट, हमको इसको कंसिडर करना ही नहीं है, वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट तो छोड़ दो उसको, वी डोंट नीड इट, ओके। जी एक्सेलरेशन, तो एल रेज टू 1 टी रेज टू -2, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस एल रेज टू 1 टी रेज टू -2 रेज टू ए है। एच मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ रेज टू 1 और रेज टू बी है, तो यह आएगा एल रेज टू 1 टी रेज टू -1। अब एल रेज टू 1 रेज टू ए मतलब एल रेज टू ए टी रेज टू -2a और एल रेज टू बी। देन हम लोग क्या करते हैं, अगर बेस सेम है, यहाँ पे एल एल दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो एल रेज टू ए प्लस बी होगा, टी रेज टू -2 आने वाला है आपका। और मैंने आपको बताया था कभी भी फिजिक्स में दोनों साइड पे सेम, अगर आप लिख रहे हो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लिख रहे हो, तो दोनों के दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब क्या था, मतलब अभी आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट। मतलब लेंथ के पावर इक्वेट कर सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा, और टाइम की पावर इक्वेट कर सकते हो, तो -2a इज इक्वल टू -1 आएगा। तो a इक्वल टू मिल गया आपको +½ -2a इक्वल टू -1 मतलब a इक्वल टू +½ राइट। और a इक्वल टू +½ आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर ½ प्लस b इज इक्वल टू 1, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 1 - ½ मतलब ½ तो आपको
ए की वैल्यू मिल गई हाफ और आपको बी की वैल्यू भी मिल गई हाफ, तो ए एंड बी बोथ आर हाफ। ओके, देयरफॉर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, v is equal to k g raised to half h raised to half, मतलब v is equal to k अंडर रूट ऑफ g इंटू एच। ये हो गया प्रूव। मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको सिर्फ एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल हो रहा है। फ्रीली फॉल मतलब क्या? सपोज आप अपने बिल्डिंग के ऊपर गए, वहाँ से एक पत्थर को आपने छोड़ दिया और एयर नहीं है। वैसे एयर तो है एटमॉस्फेयर में, पर अगर एयर नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, क्योंकि उस केस में एयर का अपोजिशन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ओके, और इंटरेस्टिंगली अगर आपने सुना होगा, आपको आगे बताऊंगा अभी मैं, हम लोग मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मैं अगर मेरे घर के टेरेस से मैं अगर एक पत्ते को, लीफ को और एक हाथी को, एलिफेंट, उन दोनों को साथ में मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो दोनों साथ में नीचे आने चाहिए एक ही टाइम पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डजंट डिपेंड ऑन मास, लेकिन वो कब होता है? जब वैक्यूम हो, जब एयर नहीं हो। तो जब एयर होगा तो लीफ के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अपोजिशन फोर्स ज़्यादा होता है, तो लीफ जो है, पत्ता जो है, वो लेट नीचे पहुँचेगा। जस्ट टू टेल यू, ओके, क्योंकि हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे थे। एनीवेज, अब वेलोसिटी जो होगा, ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पे और एक्सटेंड टू ग्रेविटी पे। हमको सिर्फ प्रूव करना था कि फॉर्मूला क्या आएगा, k इंटू अंडर रूट ऑफ जी इंटू एच, राइट। तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो g रेज टू ए, मतलब डिपेंड करता है g पे, एज g रेज टू a, सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू a एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू h रेज टू b। कंबाइन कर लिया तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू a h रेज टू b। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, g रेज टू a h रेज टू b आ गया आपका ये। अब हमने क्या किया? डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया है। सिर्फ हम लोग दोनों साइड्स पे फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करने की जगह पे हम लोग बेसिकली डायमेंशंस कंसीडर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी के डायमेंशन एल रेज टू 1 टी रेज टू -1, और डायमेंशन के तो नहीं है, क्योंकि के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जी के डायमेंशन L1 t-2 रेज टू ए और L रेज टू 1 रेज टू बी। तो हम लोग सिर्फ अब इसको सॉल्व करते गए, एंड देन लेंथ, दोनों साइड पे लेंथ है, दोनों साइड पे टाइम है, तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पावर्स को इक्वेट कर लिया, दैट्स इट। और इक्वेट करके हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई, और ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, और हमको मिल गया v इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ जी इंटू एच। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आपको v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी जीरो इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, ऐसा बोला है। ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है कि वो नहीं पता नहीं हमको। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम एंड v जीरो इज इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको बेसिकली क्या है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी जीरो दिया है, राइट। हमको क्या पता है कि जब डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट हो तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। सो वी नो दैट फॉर अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, all terms have same dimensions, ओके। देयरफॉर आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि v के डायमेंशंस और at के डायमेंशंस इक्वल है, तो इससे आपको मिल जाएगा a का डायमेंशन, तो आप लिखोगे v a, और t के डायमेंशंस, तो आपको मिल जाएगा a के डायमेंशंस विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v अपॉन डायमेंशंस ऑफ t, and t is basically time as given, and dimensions of
वेलोसिटी इज L1 t -1 और अपॉन t अलग से है नीचे, तो ये डिनोमिनेटर का t ऊपर जाएगा तो a के डायमेंशन आपको मिल जाएंगे L1 t -1 और नीचे का और एक -1 तो -2 आ जाएगा, तो L1 t -2 m0, तो ये आ गया a के डायमेंशन आपके, है ना, L1 m0 t -2, तो a के डायमेंशन मिल गए। ऑल्सो हम लिख सकते हैं b के डायमेंशंस दीज आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि जब डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन होता है तो हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं, तो हम सिर्फ डायमेंशंस को इक्वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। आई एम जस्ट इक्वेटिंग डायमेंशंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, ऑल राइट। तो अब कैसा करेंगे इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाउ टू सॉल्व फॉर बी एंड सी। प्रॉब्लम ये है कि बी और सी एक ही इक्वेशन में आ गया, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट रियली डिफिकल्ट। व्हाई इट इज़ नॉट रियली डिफिकल्ट? बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने क्या बताया था आपको, फिजिक्स में आप दो क्वांटिटी को कब ऐड कर सकते हो, जब दोनों के डायमेंशन इक्वल हो, बट वी कैन ऐड टू क्वांटिटीज, basically I would say two physical quantities, mathematical nahi, two physical quantities, so we can add two physical quantities only if they have same dimensions, correct? Therefore T and C have same dimensions, have same dimensions, क्योंकि इक्वेशन में सेकेंड टर्म में राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में t प्लस सी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, t और c के सेम डायमेंशन है, मतलब c इज ऑल्सो टाइम, क्योंकि अदरवाइज हम लोग उसको ऐड कर नहीं सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब हम हमारा इंटरेस्ट किस में था, हमारा इंटरेस्ट था b में, डायमेंशन ऑफ b में, तो डायमेंशंस ऑफ b अपॉन डायमेंशंस ऑफ t प्लस c, राइट, करेक्ट। तो डायमेंशंस ऑफ b, therefore dimensions of b will be equal to, therefore dimensions of b will be equal to dimensions of velocity and dimensions of t plus c, but as I have told you earlier, dimensions of t plus c is just time, क्योंकि टाइम में टाइम ऐड करोगे तो टाइम ही मिलेगा, राइट। so therefore डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू, वेलोसिटी के डायमेंशंस कितने, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या आते हैं, L1 t -1 और यहाँ पे t + 1, क्योंकि t + c क्या है, t⁻1 है, तो ये आपका आ जाएगा L1 t -1 + 1 0, तो सिर्फ L1 मिल जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ b क्या आएंगे, सिर्फ L1 है, देखो L1 है, m0 है, t0 है, सी के डायमेंशंस क्या है हमारे, t⁻1 m⁻0 l⁻0, तो वो भी आ गया हमारा सी का डायमेंशंस। तो देखो जब L0 m0 होना, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम लोग वो लिखें l⁻0 m⁻0, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, और ये JEE नीट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को एक इक्वेशन दिया है और ये बोला है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन वैलिड है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी टर्म्स है, अभी यहाँ पे 4 टर्म्स है, v at v अपॉन टी प्लस सी और v0, तो इसका मतलब ये होता है कि चारों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो मैंने बस वही चीज़ यूज़ की, मतलब डायमेंशंस ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at, डायमेंशंस ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b अपॉन टी प्लस सी, राइट। तो हमने पहला क्या सॉल्व किया, डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at, तो डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ t, तो डायमेंशन ऑफ a इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, बस इसको सॉल्व करते गए तो डायमेंशंस ऑफ a मिल गए हमको। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए भी वही क्या है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c,
लेकिन हम टी प्लस सी लिख रहे हैं वहाँ पे डिनोमिनेटर में। दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कब कर सकते हो आप? जब उनके डायमेंशंस सेम हो। मतलब सी का डायमेंशंस भी टाइम वाला डायमेंशंस है, मतलब सी इज ऑल्सो टाइम बेसिकली। तो हमको सी के डायमेंशंस मिल गए t⁻1 m⁻0 l⁻0, तो ये भी दिया है यहाँ पे, करेक्ट है हमारा, राइट। फिर हमने वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी अपॉन डायमेंशंस ऑफ टी प्लस सी, ये यूज करके डायमेंशंस ऑफ बी निकाले। तो डायमेंशंस ऑफ बी क्या आएगा? वेलोसिटी के डायमेंशंस मल्टीप्लाई बाय टाइम के डायमेंशंस। तो हमको मिल गया डायमेंशंस ऑफ बी वी हैव calculated as l⁻1. So m⁻0 and sorry, this is l⁻1, yes. So dimensions of b हमको मिल गए, करेक्ट। ओके, तो दिस इज सिंपल थिंग, बहुत सिंपल था। ऑलराइट, सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा क्वेश्चन है ये। और the length, breadth and thickness of a rectangular metal sheet of metal, rectangular sheet of metal are। तो आपको लेंथ दिया हुआ है 4.234, आपको ब्रेथ दिया हुआ है 1.005 और आपको थिकनेस दिया हुआ है 2.01। ओके, और आपको एरिया और वॉल्यूम आपको पूछा है टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज अभी हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं वो देखा है, राइट। लेकिन अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या, सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है z, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरे पास एक क्वांटिटी है a और दूसरा क्वांटिटी है b। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं z ऑब्टेन कर रहा हूँ। और a में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, b में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि z विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज। z जिसको हमने दो अलग अलग क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया था, लेकिन उन दोनों में से एक के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, एक के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो z में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ये क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि z में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो हम कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ए और बी में से किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बी के पास कम है, तो जेड में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये सब। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरा है बी जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग ए इंटू बी, राइट, और a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्वेश्चन ये था कि z में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, राइट, क्योंकि z दो क्वांटिटी से बना है, a और b से। तो z में कितने आएंगे, a और b में से जिसके कम होंगे, मतलब 3। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज वी विल सी, पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। थिकनेस को मैं हाइट मान लेता हूँ, एक ही बात है, थिकनेस मतलब हाइट ही होता है वो मेटल शीट का। उसका आपको वैल्यू दिया हुआ है और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो वैल्यू कितना है 4.234। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। क्यों? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। ब्रेड्थ कितना है 1.005। कितना सिग्निफिकेंट है 4, बिकॉज ऑल नॉन जीरो मतलब 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन दूसरा रूल क्या था, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे दोनों जीरो 1 और 5 के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर 2.01, इसमें कितने हैं 3। क्यों? क्योंकि 2 और 1 नॉन जीरो है और जो बीच में जीरो आया है वो 2 और 1 के बीच में है। तो हमको इतना पता लग गया। अब दूसरा मेटल शीट की बात चल रही है यहाँ पे, तो ऐसा होगा, लेट मी ड्रॉ अ मेटल शीट। समझने में इजी होगा आपको, इसलिए मैं मेटल शीट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो
ऐसा है बेसिकली समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपका मेटल शीट है। अब इसमें लेंथ ये हो गया, हाइट ये हो गया और ब्रेड्थ ये हो गया। ओके, तो दिस इज बेसिकली मेटल शीट। आपको पूछा है एरिया और वॉल्यूम, फाइंड एरिया ए एंड वॉल्यूम वी ऑफ द शीट टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वॉल्यूम का तो टेंशन ही नहीं है, वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया, एरिया मतलब सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? ओके, तो थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करो। मैं यहाँ पे अलग कलर में भी यूज़ करता हूँ। तो ये जो ऊपर का एरिया होगा, टॉप और बॉटम, जितना टॉप का एरिया होगा उतना बॉटम का होगा। ओके, जितना टॉप का होगा उतना बॉटम का होगा। तो दो फेस हो गए ना, टॉप और बॉटम, उसका एरिया क्या आ गया? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि टॉप और बॉटम। उसके बाद आपके पास साइड फेसेस जो है, उसके पास आपके पास जो साइड फेसेस हैं, मतलब ये साइड जो फेस है ये, और यहाँ पे इस साइड पे ये भी दो है, ये भी दो है। ये क्या आएगा? लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट भी 2 बार आएगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट, प्लस 2 टाइम्स ये जो फ्रंट और बैक है बेसिकली, ये जो फ्रंट और बैक है आपके पास, ये फ्रंट और वो पीछे का बैक है, ये आएगा हाइट इंटू ब्रेड्थ, हाइट इंटू ब्रेड्थ, ये भी 2 टाइम्स आएगा हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो ये आपको मिल गया सरफेस एरिया। तो एरिया आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ। हाइट मतलब थिकनेस हमारे केस में। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी था। तो हमको बोला है पहले एरिया निकालो, और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ कितना दिया है आपको? अच्छा, वो सब मीटर मीटर और 1 सेंटीमीटर में है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। हाँ, वो भी हमको देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो है ये सेंटीमीटर में है आखिरी में, तो ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.0201। सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी 3 रहने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई नाउ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 4.234 multiplied by breadth, breadth is 1.005 plus length into height 1.005 into 0.0201 plus height into breadth 0.0201 multiplied by 1.005। ओके, तो अब ये सारे कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने करके रखा हुआ है। तो 4.360 आएगा ये, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8.72, राइट। जीरो भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, तो एरिया आपको मिल गया 8.72 अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि मैंने बताया जब आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और या फिर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम वाला लिया जाता है। कम वाला कौन सा है? 3 है यहाँ पे, है ना। देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं 4 ले लूंगा। लेंथ इंटू हाइट, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कम किस में है? हाइट में, तो कम वाला ले लूंगा, मतलब 3 ले लूंगा मैं, राइट। ब्रेड्थ इंटू हाइट में भी
3 है तो 3 ले लूँगा, लेकिन मैं सबको ऐड भी तो कर रहा हूँ, राइट। तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे लेने वाले हैं, दैट इज़ द आइडिया हियर। तो 8.72 आपका आंसर आएगा एरिया का, हाँ, मीटर स्क्वायर में आएगा। और मतलब इसका ये होता है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक में आंसर गलत प्रिंट हुआ है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि ये करेक्ट है, इसलिए टेक्स्ट बुक गलत है। मतलब होता है, वो नया बुक है उनका, तो समटाइम्स प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं। एनीवेज, अब आपका बच गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैं यहीं पे कर देता हूँ, आई जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस, थोड़ा जगह बन जाएगा हमारे लिए, ओके। तो वॉल्यूम जो है वो भी इजी है, एंड यू ऑलरेडी नो वॉल्यूम क्या होता है। बेसिकली वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0855 समथिंग समथिंग समथिंग, लिखना नहीं, क्योंकि हमको मैंने क्या बोला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ब्रेड्थ में 4, हाइट में 3, तो हम लोग कौन सा लेते हैं, लीस्ट वाला लेते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं। तो 0.0855 मीटर क्यूब तक ही लेना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेना। तो ये एक रूल है बेसिकली, राइट। तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 0.0855, या तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में 8.55 इंटू 10 पावर -2। और आपको याद है साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर जो आता है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कंसिडर ही नहीं होता। तो बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 8.55 आपका आंसर आएगा। राइट डाउन नाउ।